कैसे हो यार आप सारे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील साइन करी है जिसमें वो राफेल जेट्स ऑर्डर कर रहा है। India France signed the game changer Rafale deal. India and France today signed the mega 63,000 crore deal for buying 26 Rafale marine aircraft. डील है 7.4 बिलियन डॉलर्स की, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स की। अब मैं ये सारी बातें ना, जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और मेरे को समझ में आया कि भाई ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इंडिया के लिए, तो मैंने ये कोशिश करी समझाने की अपने दोस्त को, उससे डिस्कस करने की। लेकिन यूजुअली लोगों को समझ नहीं आता कि भाई राफेल की डील, और राफेल तो हम पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं फ्रांस के साथ और वो आ भी चुके थे इंडिया में, तो ये दूसरी डील क्यों कर रहे हैं हम। एक और चीज़ है इसमें कि आज जो डील साइन हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कल कोई आके हमारे यहाँ राफेल खड़े हो जाएंगे। तो वो राफेल आएंगे 2028, 2029, 2030 तक। तो इसका पहलगाम इंसिडेंट से क्या लेना देना, और इससे हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर अटैक कर सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मास्टर स्ट्रोक है ये चीज, मैं आपको बहुत ही सिंपल सेंस में समझाऊंगा, फालतू का टेक्निकल करने की कोशिश नहीं करूंगा। और आपको जब समझ में आना शुरू होगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई लिटरली ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि राफेल जो है वो दूसरी बार हमने ऑर्डर किया है। इससे पहले हमने राफेल ऑर्डर किया था 2016 में, हालांकि उसकी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 2019 के अक्टूबर महीने में। पर अगर आपको याद हो ना, तो बालाकोट में जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी थी वो हुई थी फरवरी महीने में अप्रॉक्सीमेटली। इसीलिए हमारे पास ना उस टाइम पे राफेल नहीं था। अगर हमारे पास उस टाइम पे राफेल होता ना, तो हमें पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक करने की जरूरत भी ना पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि राफेल के अंदर क्रूज मिसाइल्स और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। क्रूज मिसाइल्स मतलब कि इंडिया अगर राफेल यूज कर रहा है तो इंडिया अपनी इंडियन टेरिटरी में ही घूमते घूमते 500 किलोमीटर दूर के एरिया को टारगेट बना के अटैक कर सकता है राफेल के थ्रू। राफेल इतना मॉडर्न है, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फाइटर जेट है राफेल। लेकिन इसकी डिलीवरी हमारे पास हुई थी अक्टूबर महीने में 2019 के। अगर ये फरवरी के टाइम पे आ गया होता तो हम एयर स्ट्राइक शायद इसी से करते, और फिर अगर हम इससे करते ना, तो पूरा का पूरा जो सिनेरियो उस टाइम पे हुआ था वो बहुत ही डिफरेंट होता। कुछ लोगों को बालाकोट का ढंग से पता भी नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। बालाकोट में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट गए थे, ठीक है। मिराज हमारे एयरक्राफ्ट है, काफी अच्छे एयरक्राफ्ट है और हम काफी लंबे टाइम से उसको यूज कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत ही एडवांस्ड नहीं है आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन चीजें सिर्फ इस हिसाब से मैटर नहीं करती कि भाई कोई एयरक्राफ्ट कितना एडवांस्ड है। ये भी मैटर करता है कि भाई आपको कितना अच्छा चलाना आता है उसको, आपके एयरफोर्स के सोल्जर्स उसे कितना बढ़िया चला सकते हैं, वो अच्छी खासे लेवल पे मैटर करता है, ठीक है। तो जिस टाइम पे इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, इंडिया रात के 3 बजे एयर स्ट्राइक करके आ गया, फरवरी महीने की बात है। उसके बाद जब पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भाई वो एयर स्ट्राइक करके चला गया, जैश ए मोहम्मद का एक कैंप था खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, तो वहां पे जाके अटैक करके आ गया इंडिया। जब पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान ने वापस से इंडिया पे अटैक नहीं किया। एक तरीके से इंडिया के बॉर्डर्स पे वो आया और वो एक तरीके की ड्रिल होती है दिखाने की कि भाई हम भी कमजोर नहीं है। जब वो इंडिया की तरफ आया तो इंडिया ने विंग कमांडर अभिनंदन या फिर जो भी हमारे पास फाइटर जेट थे इंडियन बॉर्डर पे, उनको बोला कि चेज अवे करो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को। और चेज अवे करने के चक्कर में जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे वो क्रॉस कर गए इंडियन बॉर्डर को। उन्होंने एक F-16 को डैमेज कर दिया, ठीक है। F-16 को डैमेज कर दिया, जो पाकिस्तान के पास वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है इस टाइम पे। इसमें भी बड़ा मजे की बात है, वो सुनना आप। लेकिन फिर विंग कमांडर अभिनंदन जो थे, उनका भी जो MiG-21 था उस पर भी मिसाइल अटैक हो गया और फिर उन्हें बाहर निकलना पड़ा और वो फिर POK में लैंड करा, और वो आगे की कहानी आपको पता ही है। फिर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया अटैक करने आ रहा है। ये सारी कहानी है। अब इसमें मजे की बात यह है कि इंडिया ना F-16 जो पाकिस्तान के पास है, USA ने दिया है। इंडिया कह रहा था कि इंडिया ने F-16 को डैमेज किया है, पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं किया। अब सुनने कहने में आपको ये लगेगा कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं, इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मारा है ताकि इंडिया वाले क्लेम करें कि हम जीत रहे हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं नहीं मारा ताकि वो क्लेम कर सके कि भाई हम हार नहीं रहे। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं होती है। इंडिया इसलिए क्लेम नहीं कर रहा था कि हम जीत रहे हैं, इंडिया इसलिए क्लेम कर रहा था क्योंकि F-16 जो USA ने पाकिस्तान को दिया है वो कुछ एग्रीमेंट्स के बेसिस पे दिया है। एग्रीमेंट ये है कि पाकिस्तान कभी भी F-16 का इस्तेमाल जो है वो ऑफेंसिव यूज के लिए नहीं करेगा, मतलब वो इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा, दूसरा इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंसिव यूज नहीं करेगा उसका। इस ट्रेड एग्रीमेंट पे F-16 मिला है पाकिस्तान को, और ये पहले मिलता था। अब तो USA पाकिस्तान के साथ डील भी इतना ज्यादा करना नहीं चाहता, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो फ्रांस के साथ डील हुई है ये काफी मास्टर स्ट्रोक है। क्यों है मास्टर स्ट्रोक, अब आप ये समझना। देखो, USA या फिर कोई भी जो कंट्री है ना, वो किसी दूसरे कंट्री को अगर फाइटर जेट्स बेचता है या वेपन्स बेचता है, वो क्यों बेचता है? क्योंकि पैसे के लिए। सिंपल है, बिजनेस है भाई, ट्रेड है। लेकिन इंडिया इस टाइम पे इकोनॉमिकली पाकिस्तान को क्रश करना चाहता है और वो कर रहा है। इंडिया ने कितने रुपए का ऑर्डर किया है राफेल M को ऑर्डर करने के लिए? पहली बात तो ये जो राफेल ऑर्डर किए हैं ये अलग टाइप के राफेल है, ये भी मैं समझाऊंगा वो बाद में। लेकिन इंडिया ने कितने रुपए खर्च करे हैं?
मतलब कितने रुपए की डील साइन करी है? 7.4 बिलियन डॉलर्स। आपको पता है पाकिस्तान के पास इस टाइम फॉरेन रिजर्व्स कितना है? सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 बिलियन में से 7 बिलियन जो है वो फाइटर जेट्स खरीदने में खर्च कर देंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है सोचना भी। तो क्या दिखा रहा है इंडिया एक तरीके से? पहली चीज तो ये है कि अगर हम फ्रांस से ये चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, और साथ में हम अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ थी जिसमें यूएसए ने अप्रूव कर दिया 131 मिलियन डॉलर्स का मिलिट्री सेल इंडिया को, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, और भी छोटी मोटी और कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ साइनिंग हुई होगी। अब आप सोच के देखो कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है, तो फ्रांस और यूएसए, या फिर फ्रांस तो बोल ही नहीं सकता इंडिया के खिलाफ, कैसे बोल देगा? जिनसे हमारी ट्रेड एग्रीमेंट हो रखी है, हम तुमसे भाई 7.4 बिलियन डॉलर्स का माल खरीद रहे हैं, तुम हमारे खिलाफ कैसे बोल दोगे? तुम हमारे खिलाफ बोल ही नहीं सकते, वरना तो फिर हम क्यों करें आपके साथ डील? तुम हमारे पीछे हमारी बुराई कर रहे हो। और ये पास्ट में भी हो चुका है। जिस टाइम पे इंडिया ने 1998 की बात है, उस टाइम पे इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज थे ना, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने इंडिया को सैंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फ्रांस ने सैंक्शन नहीं किया, क्योंकि फ्रांस को पता था कि हम इंडिया को अच्छे खासे वेपन्स बेचते हैं और हमारा एलाई है लंबे टाइम का, तो हम उसे सैंक्शन नहीं करेंगे। और ये बहुत काफी बड़ी चीज होती है। आज तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, 1998 तो काफी पुराना हो गया। आज इंडिया अच्छा खासा जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करता है हर कंट्री को कि भाई देख ले 7.4 बिलियन डॉलर्स की डील पकड़। पाकिस्तान सपने में भी इतने रुपए की डील नहीं दे सकता आपको, तो आप उसकी साइड खड़े कैसे हो जाओगे? हो गई नहीं, ठीक है। पहला तो ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर है कि जब हम कुछ करेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो आप चुप रहोगे, जैसे वो डायलॉग है कि दक्षिण में आप चुप रहोगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो राफेल ऑर्डर करे गए ना इस टाइम पे, ये सिंपल वाले राफेल नहीं है, ये INS विक्रांत के लिए राफेल M ऑर्डर करे गए हैं, राफेल मरीन। अब इसकी कहानी समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल कहानी है इसकी। इंडिया के पास INS विक्रांत है, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये जिस टाइम पे इंडिया पे INS विक्रांत आया था ना, 2022 की बात है, तो काफी मार्केटिंग हुई थी इसकी। लेकिन जो लोग वेपन्स के एक्सपर्ट्स हैं या जानते हैं इन सारी चीजों को, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता, लेकिन पढ़ने से समझ में आ जाता है कि INS विक्रांत तो हमको मिल गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए वो इनफ नहीं है। क्यों? पहली बात तो INS विक्रांत क्या होता है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? जैसे अगर हमें किसी कंट्री पे अटैक कर रहा है तो हमें अपने देश से ही एयरक्राफ्ट भेजना पड़ेगा ना, फाइटर जेट। लेकिन INS विक्रांत पानी में रहेगा, घूमता रहेगा, और उसके ऊपर आप फाइटर जेट्स को लैंड करा सकते हो, वहीं से उड़ा सकते हो। तो इमेजिन करो कि आप अपने देश के बाहर से भी अटैक कर सकते हो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से अलग ही आर्मी लेके चल रहा है वो। तो 2022 में INS विक्रांत जब हमारा लॉन्च हुआ, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो आ गया, लेकिन उस पे लैंड करने के लिए और उड़ने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए हमारे पास एयरक्राफ्ट है ही नहीं, क्योंकि उस पे नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं चल सकता। हमारे पास जो बेस्ट है वो है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, जो रशिया से मिला हुआ है। अच्छा एयरक्राफ्ट है, बढ़िया है, लेकिन उसका साइज वगैरह इतना बड़ा है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे INS विक्रांत पे नहीं आ सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है, सोचना ही बेवकूफ़ी हो जाएगी एक तरीके से। बाकी इंडिया के पास जो भी फाइटर जेट्स थे, इंडिया ने ट्राई किया कि उन्हें लैंड करा सके अपने INS विक्रांत पे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। सिर्फ एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा जो INS विक्रांत पे बढ़िया करके चल पाता है, और वो है MiG-29K, जो कि इस टाइम पे आउटडेटेड मान सकते हो आप। हालांकि MiG-29 के जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे एयरफोर्स के बहादुर सिपाही हैं, वो अच्छा खासा चला लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज से भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी बात वही आती है घूम फिर के कि अगर आपके पास फाइटर जेट्स नहीं है जो उस पर चल पाए INS विक्रांत पे, तो सारी बातों का कोई सेंस नहीं बचता। राफेल M जो है ना, राफेल मरीन, वो वही है। राफेल मरीन INS विक्रांत पे बिल्कुल परफेक्टली सेट होएगा। और परफेक्टली सेट नहीं होएगा, आप ये लगा लो कि राफेल जो है, अब पता नहीं किसी ने वो वीडियोस देखी हो या ना देखी हो, एयरक्राफ्ट कैरियर पे ना एक केबल अरेस्टर सिस्टम होता है। मतलब जैसे उस पर अगर एयरक्राफ्ट आके लैंड करेगा ना, तो एक केबल होती है जो एयरक्राफ्ट को थोड़ी सी डिस्टेंस में ही पूरा रोक देती है, क्योंकि वो केबल ना उस एयरक्राफ्ट से अटैच हो जाती है। कुछ वीडियोस होंगे तो मैं लगा दूंगा। राफेल में ये केबल अरेस्टर सिस्टम है, और वो INS विक्रांत पे इस तरीके से रुक सकता है, और इसी तरीके से थोड़े ही सेकंड्स में टेक ऑफ ले सकता है। इमेजिन करके देखो, बात यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तान का अगर कभी वॉर भी होता है ना, जितना बड़ा भी वॉर होता है, हम उसे 20% डैमेज करें या 50% या 80%, नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम चाइना को कैसे काउंटर कर रहे हैं। INS विक्रांत के आने के बाद अकेला हम चाइना को डायरेक्टली काउंटर नहीं कर सकते थे, लेकिन INS विक्रांत पे राफेल M के लगने के बाद हम चाइना को बोल सकते हैं कि भाई हम पे भी अच्छा खासा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो तुम्हें अच्छा खासा डैमेज कर सकता है, तो अपने हिसाब से चलना। इसलिए राफेल M जो है ना, वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पहले तो आपने पाकिस्तानी इकोनॉमी को ये दिखा दिया क्लियर कट कि भाई देख,
हमने तो 10 बिलियन डॉलर्स के अप्रोक्सीमेटली की डील साइन कर ली, तेरे पास इतने पैसे है भी नहीं, ठीक, और दूसरे कंट्रीज अपने फेवर में कर लिए। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और इतनी बड़ी डील साइन करने के बाद में हम और भी डील साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पे कोई 2-4 रुपए हैं, हमारे पास 600-700 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व्स है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स का है। तो जो आपके दुश्मन है या आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, उसके आप उसी चीज पर अटैक करो जहां पे वो सबसे ज्यादा वीक है। साथ में एक और तगड़ी चीज हुई है जो यूएसए वाली हुई है, जहां पे 131 मिलियन डॉलर्स का मिलिट्री सेल जो है वो अप्रूव कर दिया है यूएस ने इंडिया के लिए। पहली बात तो इसमें जो हमारे पास इंडिया को मिलेगा ना वो है सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है। जैसे एक है सी विजन सॉफ्टवेयर, मतलब समुद्र के अंदर शिप में क्या हो रहा है, उसका क्या डेटा है, वो सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बाई कर ली है इंडिया ने। और अब यूएसए को भी ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि भाई इंडिया बड़ा कंट्री है, इंडिया के पास बहुत अच्छा खासा अमाउंट में फॉरेन रिजर्व्स भी है, पैसा भी है, इकॉनमी उसकी स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया क्या है कि कुछ शर्तों के साथ काम करेगा। भाई पाकिस्तान को मत बेचो, अगर पाकिस्तान को बेचोगे तो हम तुमसे नहीं लेंगे, हम रशिया के पास जाएंगे, फ्रांस के पास जाएंगे, और ये सब कुछ दिखता है। और कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इससे हमें मिलता है। फिर पाकिस्तान के पास जो बचा कुचा बचा वो बचता है चाइना, और चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना आज लगेगा कि आपको सपोर्ट कर रहा है, कल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो सपोर्ट सिर्फ तब तक कर रहा है जब तक आप उसके फायदे के हो। ये तो हिस्ट्री है, एविडेंशियल हिस्ट्री है। ये कभी भी चले जाओ, चाइना सिर्फ उसकी मदद तब तक करता है जब तक उसकी खुद की हेल्प हो रही हो। चाइना अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, ना तो उसे ये फर्क पड़ता कि भाई हमारी बात की कोई वैल्यू है या हमने कह दिया तो कह दिया, फर्क नहीं पड़ता। वो आज बोलेगा कल पलट जाएगा, सिर्फ मैटर ये करता है कि वो चाइना के फेवर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो राफेल का ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इंडिया के लिए। राफेल एम का जो नॉर्मल ऑन ग्राउंड राफेल है वो तो हमारे लिए ऑलरेडी बेनिफिशियल है ही। राफेल एम का ऑर्डर करना बहुत ही तगड़ी चीज़ है, क्योंकि यार हमारे साथ एक प्रॉब्लम है हमारे देश के साथ कि हम ना जब तक हमें हमारी बिल्कुल गले तक हमारा कोई पकड़ ना ले तब तक हम चेंजेस नहीं करते। INS विक्रांत हमने लॉन्च कर दिया, लेकिन भाई उस पर फाइटर जेट्स नहीं होंगे तो फायदा क्या है। अब देखो कितनी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। अब INS विक्रांत पे राफेल एम आएगा, और भी टेक्नोलॉजी हम बाय कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंडिया को बहुत फायदा करने वाली है और पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर में डालेगी, इकोनॉमिकली। और इंडिया अगर थोड़ा लंबा खेल जाए ना, इंडिया पाकिस्तान से फालतू लड़ाई ना करके टाइम ले, तो पाकिस्तान वैसे ही इकोनॉमिकली क्रैश कर जाएगा। अभी के लिए इतना ही, और कोई अपडेट आएगी तो आई विल लेट यू नो।